नमस्कार, ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जो हमारे सवालों का जवाब देंगे, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सतीश उपाध्याय जी उनका नाम है और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे सर बात हो रही है तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव की ही बात करेंगे। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की और 28 पर अभी आप काबिज हैं। एक सीट है छिंदवाड़ा जो हाई प्रोफाइल सीट है। पहले छिंदवाड़ा चलते हैं। छिंदवाड़ा में लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो सीट किसी ना किसी तरीके से हासिल की जाए। क्या तैयारी हैं सर उसकी? देखिए, 28 सीटें हम जीते हैं और इस बार हम 100% का रिकॉर्ड अपना बनाएंगे। और छिंदवाड़ा सीट जिस प्रकार से कांग्रेस में लगातार एक तरह की भगदड़ है और आप देख रहे हैं कि वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि भी रिज़ाइन करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये इस बात का सूचक है कि किस प्रकार से कांग्रेस मुक्त छिंदवाड़ा भी हो रहा है। और हमारी तैयारी विशेष रूप से छिंदवाड़ा को लेकर के है। वहाँ केवल एक विधायक ने ही पार्टी ज्वाइन नहीं की है, उनके जो परिवार के अंदर के लोग, सो कॉल्ड जो चुनाव को संभालने वाले लोग थे, और नीचे स्तर तक के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। और ये इस बात का सूचक है कि मध्य प्रदेश में और ख़ास करके छिंदवाड़ा में किस प्रकार से लोगों ने मोदी जी की नीतियों को, और देश में जिस प्रकार से एक परिवर्तन हुआ है, देश में चित्र और चरित्र दोनों ही पिछले 10 वर्षों में बदला है। मध्य प्रदेश में नई सरकार आने के बाद और पिछली सरकार ने 18 वर्षों में जो एक बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को एक ऊर्जावान राज्य बनाया है, प्रदेशों की सूची की अग्रिम पंक्ति में लाकर के खड़ा किया है। और इस 90 दिन में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो ऐतिहासिक पहल और निर्णय किए हैं, मैं कह सकता हूं कि 457 उनके वायदे थे चुनाव घोषणा पत्र में, जिसमें से 30 वायदों को 90 दिन में पूरा किया है। 104 वायदों में पूरी तरह से काम प्रारंभ हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि 134 घोषणाएं मध्य प्रदेश में पूर्णता की ओर हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि 5 साल में और 90 दिन में लगभग 1 से 1.5 वायदा, सवा वायदा रोज के हिसाब से पूरा करने का काम किया है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के आदिवासी और छिंदवाड़ा के आसपास के आदिवासी हेलीकॉप्टर को बड़ी उत्सुकता से देखते थे। एक हेलीकॉप्टर घर के लिए उड़ता है, एक हेलीकॉप्टर विलासिता के लिए उड़ता है, एक हेलीकॉप्टर मौज मस्ती के लिए उड़ता है, और लोग टकटकी बांध करके उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं और उनके मन में एक सपना पैदा होता है कि क्या कभी इस मशीन को, इस उड़न खटोले को, इस हेलीकॉप्टर में मैं जा पाऊंगा क्या, और उत्सुकता से वो देखते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार को, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री हेलीकॉप्टर योजना जो प्रारंभ की है, जिसमें अगर मध्य प्रदेश में कोई गंभीर अवस्था में दूर सुदूर अगर आम जन, जो सामान्य नागरिक है, वो अगर गंभीर अवस्था में बीमार हो जाता है, तो ये जनता के लिए हेलीकॉप्टर की योजना को लागू करके वो आम आदमी भी उसके विपत्ति के समय में, उसकी बीमारी के समय में उसको अस्पताल ला करके उस हेलीकॉप्टर का प्रयोग होगा। तो ये 2 प्रकार की संस्कृति है। एक जो जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए, जो मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है, जिनका कोई नहीं है उनके हम हैं। तो ये एक कार्य पद्धति दिखाती है कि एक हेलीकॉप्टर विलासिता का है और दूसरा हेलीकॉप्टर जनता के लिए है। और जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में आप उनके विश्वास को देख सकते हैं, 2 दिन 3 दिन का समय आपको ऐसा भी दिखाई दिया कि जहाँ से उनके एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल से कांग्रेस गायब हो गई, संशय की स्थिति, बंगले पर भगवा ध्वज भी, बंगले पर भगवा ध्वज हो गया, अचानक ही पूरे अपने नैरेटिव का भगवाकरण करना शुरू कर दिया। तो जनता का मूड और छिंदवाड़ा की जनता का मूड पूरी तरह से
आपके सामने, और छिंदवाड़ा सीट इस बार हम निश्चित रूप से जीतेंगे और 29 के 29 कमल मोदी जी को समर्पित करेंगे। कमलनाथ के करीबी आ रहे हैं, आपने बताया, उनके घर के लोग भी आ रहे हैं। आज ही मेयर छिंदवाड़ा ज्वाइन किए, जिनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पसंद करते हैं। जब वो लोग आते हैं तो कुछ बात आपसे करते होंगे, क्या कुछ नाराज़गी कमलनाथ से है कि वो उनका साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, एक नाराज़गी तो पूरे देश भर में कांग्रेस के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके मन में है, और एक बड़ा कारण है कि सवाल केवल कांग्रेस का नहीं है, सवाल है कांग्रेस की सनातन विरोधी, कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी, कांग्रेस की जन विरोधी, कांग्रेस की परिवारवाद की, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का। और ये महसूस तब ज़्यादा लोगों ने महसूस किया, देश के जो 150 करोड़ लोग हैं उन्होंने तब ज़्यादा महसूस किया चुने हुए प्रतिनिधियों ने, चाहे वो मेयर हों, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो पंचायत का चुना हुआ अध्यक्ष हो, चाहे वो विधायक हो, और चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। जब 500 साल बाद देश में एक ऐतिहासिक दिन आया जिसमें हम सब लोगों ने, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल सब हो सकते हैं, सब अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी सनातन आस्था पर ही प्रश्न खड़ा हो जाए, और उस ऐतिहासिक दिन पर जिस दिन रामलला की मूर्ति विराजमान हुई, उसका उद्घाटन हुआ, उन सनातन के लोगों को अपने आप को अपने घर में बंद करना पड़ा। लोग दिए जला रहे थे, लोग दीपावली मना रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। अल्टीमेटली मैं समाज का अंग हूं और मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, तो समाज से जुड़ा हुआ हूं। तो जब मेरे ही घर के बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हम भगवान राम के उत्सव को मना रहे हैं और आप घर में अपने आप को बंद किया हुआ है, तो आप कल्पना कीजिए कि वो मानसिकता उसके मन में कितनी पीड़ा थी कि मैं कैसे दल में काम कर रहा हूं, कि मैं अपने राम, अपने आराध्य का उत्सव नहीं मना सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो शायद ये लोगों ने बहुत ज़्यादा मन को, अब आप देखिए ना, कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णन, हम सब लोग टीवी पे उनको देखते थे, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी का नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने एक लाइन खींची, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते हिंदू का विरोध करने लग जाऊं, हिंदुत्व का विरोध करने लग जाऊं, सनातन का विरोध करने लग जाऊं, भगवान राम का विरोध करने लग जाऊं, भगवान कृष्ण का विरोध करने लग जाऊं, तो फिर मैं कैसी पार्टी में हूं? तो ये सारे सवाल उन कांग्रेस के लोगों को, अभी हिमाचल में जो 6 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने जो अपनी आप बीती सुनाई, जो मैं कह रहा हूं, उन्होंने भी यही कहा कि साहब मैं समाज में क्या कहूं कि मैं क्या हूं। तो ये जो प्रश्न चिन्ह जब आपकी आइडेंटिटी पर ही लग जाए, आप हिंदू भी हो कि नहीं हो, आप सनातन का विरोध करने वाले हो, तो ये एक बड़ा, हाल ही में मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी जी ने भी जब ज्वाइन की बीजेपी, उन्होंने भी यही कहा। और दूसरा जो बड़ा कारण लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, एक पूरा का पूरा, ऐसा नहीं हम कहते कि 2014 से पहले देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस मन स्थिति से, जिस स्पष्टता से, जिस स्पष्ट नीति के तहत और जिस भारतीयता को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर जो निश्चित निर्णय इस देश में हुए हैं, और वो सभी वर्गों के साथ, वास्तव में मोदी जी अगर कोई नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अगर वो कहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। आप कल्पना करिए कि क्या स्थिति थी इस देश में ट्रिपल तलाक से पहले। हम मुस्लिम कंट्री में देखें, वहाँ पर ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति, ट्रिपल तलाक, पानी नहीं दिया तलाक, खाना नहीं दिया तलाक, आप कहीं चले गए, आपके मन की बात नहीं हुई तलाक, और फिर हलाला। मतलब किस स्थिति में मुस्लिम महिलाओं को, भारत की महिलाओं को इस सरकारों ने डाला, और उसका कारण तुष्टीकरण, उसका कारण
वोट बैंक की राजनीति, उसका कारण कि हमारे वोट न खिसक जाएं। हम आज स्थिति क्या है, आज मुस्लिम महिलाओं से आप पूछिए किस तरीके से उनको जकड़ा हुआ था, किस तरीके से। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति थी, शायद वो कांग्रेस के लोग भी अल्टीमेटली हैं तो भारतीय, जी। तो उनके मन में ये सवाल, ये प्रश्न नहीं पैदा होंगे। राजीव गांधी कहते थे कि जब ये डायरेक्ट बेनिफिट आया कि भाई हम 1 रुपया भेजते हैं, वो तो उन्होंने ही कहा, उन्होंने कहा था जी। 85 पैसे 95 पैसे जाते हैं। जाते हैं। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइज करप्शन इस पूरे देश में घुन की तरह से लगा हुआ था। तो वो कांग्रेसी जो ये कहता था, क्या वो नहीं देखेगा कि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अगर किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सरकार दे रही है और 6,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है, तो वो 12 के 12,000 शत% रुपये उसके खाते में जा रहे हैं। या जब प्रधानमंत्री आवास का पैसा उसके खाते में जाता है, मनरेगा का पैसा उसके मजदूरी का उसके खाते में जाता है, या ST SC बालिकाएं स्कूलों में उनको जो पैसा पढ़ाई के लिए दिया जाता, छात्रवृत्ति दी जाती है, वो डायरेक्ट उनके बैंक में जाता है, तो ये परिवर्तन क्या सामने दिखाई नहीं देगा? मध्य प्रदेश में लाडली बहना, और मध्य प्रदेश में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट है, आप सोचिए कि 51 करोड़ जनधन खाते खुले। अब वो जनधन खाते, मैं अभी एक बूथ में गया और वहां पर 30 महिलाएं बैठी हुई थी, मैं नीचे उनके साथ जाके बैठ गया। तो मैंने उनसे पूछा, और स्वयं सहायता समूह वो चलाती थी महिलाएं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मोदी जी से मिला? कुछ घूंघट में थी, ये वास्तविक स्थिति है। तो उन्होंने कहा, मैंने 500, एक महिला से मैंने, आपको क्या मिला? बोला मैंने 500 रुपये से अपना काम शुरू किया था स्वयं सहायता समूह का, और मुझे बैंक से ऋण मिला। तो मैंने कहा कितना मिला? बोला मुझे 50 भी मिला, मुझे 10 भी मिला, और मेरे को अब 1.5 लाख भी मिला। 30 महिलाओं को मैं रोजगार दे रही हूँ और मैं 40,000 रुपया महीना कमाती हूँ। और बड़े गर्व से बोली, इतना ही नहीं, मैंने अपने रुपये से गाड़ी भी खरीदी है, मैंने अपने पैसे से मकान भी लिया है। और मैंने कहा बाकी सबको क्या देते हो आप? तो बोली मैं 300 रुपये रोज एक महिला को देती हूँ। ये सशक्तिकरण है। एक महिला घूंघट में थी, बोली कि हम तो कभी अपने जीवन में बैंक में कदम रखने का नहीं सोच सकते थे, अनपढ़ महिला है, लेकिन अब बोली मैं चूड़ियों का काम करती हूँ और मैंने 10 बहनों का सहायता समूह बनाया है और मैं स्वाभिमान के साथ अपना रोजगार कर रही हूँ। एक महिला थी, उसने कहा मैं बैंक सखी हूँ, मैं सबको, आज मैं कलेक्टर के पास भी जा सकती हूँ, मैं लोन दिलवाती हूँ। यानी ये आत्मविश्वास, क्या इसकी आवाज़ कांग्रेस के लोगों पर नहीं जाएगी? निश्चित रूप से जाएगी। कोरोना के काल में जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के लोगों को इस कोरोना की महामारी से सब कुछ झोंक करके बचाया, क्या उसमें कांग्रेस ही नहीं थे? और क्या नैरेटिव चलाया था? ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी का वैक्सीन है। यानी आप नैरेटिव कैसा चलाते हैं? और वो वैक्सीन जिस भारत में पहले टीकाकरण के लिए हम कुछ अपने यहाँ रिसर्च नहीं करते थे, हम टीके नहीं बनाते थे, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज ये गर्व की बात नहीं है। वो कांग्रेसी नहीं देखेगा क्या कि 120 देशों में हमारे वैक्सीन ने विश्व के लोगों को केवल अपने को ही नहीं बचाया, उनको भी बचाया। कैसा नैरेटिव? तो क्या ये नहीं दिखेगा? क्या 80 करोड़ लोगों को जो प्रधानमंत्री योजना से, अन्न योजना से, आज कोरोना से लेकर 2020 से लेकर और आज तक उनको जो अन्न मिल रहा है, जो उनको गरीबी की से हमने भुखमरी से बाहर निकाला है, क्या वो कांग्रेस को महसूस नहीं होगा? वो भी तो आम जनता है ना। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से मोदी जी ने बाहर निकाला है। तो क्या ये कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखाई देगा? सवाल है कि मोदी जी का जो नेतृत्व है, और मोदी जी वास्तव में जितनी योजनाएं, चाहे वो देश का महिलाएं हैं और ख़ास करके महिलाओं के गरीबों के
शक्तिकरण का, मैं ये कहता हूँ सशक्तिकरण का, ये स्वर्णिम काल है। किसानों के सशक्तिकरण का ये स्वर्णिम काल है। आप एमएसपी ले लीजिए, बाकी सब सब्सिडी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप लगातार। मैं आज अभी सतना में गया, पूरी की पूरी 20-25 टावर, कई सौ मकान प्रधानमंत्री रोजगार योजना में है। उन कितने गर्व से उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा घर है, मुझे घर में गए और टावर खड़ी हुई हैं। तो जितनी भी योजनाएं मोदी जी लेकर के आए हैं, चाहे वो गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए है, मून मिशन को लेकर के है, विदेशों में भारत की छवि को लेकर के है, तो मैं कह सकता हूं कि एक नया भारत, नई रूप में भारत को आप देख रहे हैं। और वास्तव में जो 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था जहां 11वें नंबर पर थी, आज हम 5वें नंबर पर आए हैं। क्या ये गर्व की बात नहीं है कि जहां अमेरिका जैसे देश में विकास की दर 4% है, जर्मनी में 3% है, इंग्लैंड में 0.1% है, वहीं भारत में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी आज हम मोर देन 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। आज पहले भारत को विदेशों में किस दृष्टि से देखा जाता था, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू क्या थी, आज भारत को लोग किस दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये कांग्रेस के जो भी थोड़ा बहुत देश के बारे में सोचेगा उसको नहीं समझ में आएगा। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, कहाँ पहले 6 किलोमीटर में रोड बनती थी और आज 32 किलोमीटर पर डे की रोड बनती है। ये बड़ी बात नहीं है। कहाँ 74 एयरपोर्ट पहले थे, आज 150 एयरपोर्ट आज देश में बने हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। जहाँ एक और गरीबों को हमने समृद्ध किया है, महिलाओं को सशक्त किया है, युवाओं को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से सशक्त किया है, वहीं दूसरी ओर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और हम चांद पर पहुँचे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। दूसरा, देश की एकता और अखंडता, इसके लिए जो मोदी जी ने काम किया है, शायद मैं तो अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचता था। 3-4 मुद्दे ऐसे थे जो देश में एक फियर साइकोसिस पैदा किया गया था कि इन मुद्दों को छेड़ोगे तो देश में मालूम नहीं गृह युद्ध हो जाएगा। 370 को तो आप हाथ भी मत लगाना। राम मंदिर को जो एज इट इज है उसको ऐसे ही रहने देना, उसमें कुछ नहीं करना। ट्रिपल तलाक इसको मत छोड़ना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं। और जो नागरिकता कानून है, सीए है, ये ऐसे मुद्दे थे कि जिसमें पूरे में ऐसा था कि इनको कुछ एक अपीशमेंट के कारण से, एक जिस प्रकार की एक मानसिकता थी उसके कारण से आज आप देखिए 370। आज 5 अगस्त 2019 को आज मैं कश्मीर होकर के आया। कश्मीर अलग ही कश्मीर है। वो क्लॉक टावर जहाँ जो पाकिस्तानी झंडों का प्रतीक था, जहाँ सब कुछ बंद था, आज सेल्फी पॉइंट बना है। G20 की बैठक कश्मीर में होती है और कश्मीर का शिकारे वाले से लेकर टैक्सी वाला तक जिनसे हम बात करते हैं, बोले साहब ये बहुत बढ़िया आज हम तरक्की कर रहे हैं। और ये नैरेटिव कम नहीं है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान जो ये नैरेटिव सेट करता था कि वो कश्मीर के खिलाफ आवाज़ उठाएं, आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहाँ के जितने भी एक तरह से कहना चाहिए, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही अंग है, हमारा तो अंग है। आज वो अपने आप ये नारा लगा रहे हैं कि हमको भारत के साथ मिलना है। ये उनकी मांग है। पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार का नैरेटिव है, तो ये हमारी कूटनीतिक जो जीत है और आज जो हमने वहाँ परिवर्तन किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। जी, एक सीट है सर मध्य प्रदेश की, राजगढ़। वहाँ से कांग्रेस ने वहाँ के लोकल कैंडिडेट और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उतारा है। क्या उनके उतरने से राजगढ़ सीट कहीं ना कहीं कठिनाई में आती है? मैं कल ही राजगढ़ होकर के आया हूँ
और वहाँ के मैं पंचायत से लेकर के, पार्षद से लेकर के, विधायक से लेकर के और सभी लोगों से मेरा मिलना हुआ है। और पूरा दिन मैंने एक पल्स भी वहाँ की देखी है। दिग्विजय सिंह मुझे लगता है कि कुछ लोगों की दृष्टि से, कांग्रेस की दृष्टि से एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन दिग्विजय सिंह ही पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं जिनको सबसे ज़्यादा सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, विवादित बयानों का अगर कोई अवार्ड मिलना चाहिए तो उनको ही मिलना चाहिए। जिस प्रकार से, तो क्या जो आम मतदाता है, आम कांग्रेसी है, वो इस बात को नहीं देखता। अभी तो उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था ना, कितने वोटों से हारा वो? जयवर्धन जीते हैं। एक जीता। जी। हाँ, एक भाई हारे उनके, तो भाई वहाँ के चुनाव हारे। और जयवर्धन भी कितने से जीते? हाँ, बहुत मार्जिन नहीं था। कितने से जीते? 4000 वोटों से वो जीते। तो आज वो कहाँ आ गए हैं? और अल्टीमेटली उनको पिछली बार जो उन्होंने जिसको उतारा था उसकी जगह खुद को उतरना पड़ा। तो अब ये भी सामने राजगढ़ में आ जाएगा कि किस प्रकार से, क्योंकि देखिए, आप पार्टी का विरोध करो, लोग समझ सकते हैं, लेकिन पार्टी का विरोध करते करते आप सनातन संस्कृति का विरोध करेंगे, आप राम का विरोध करेंगे, आप इस भगवा कलर का विरोध करेंगे, आप महिलाओं का अपमान करेंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करेंगे, आप हर जो सीएए के आंदोलन में जाकर के जो इस देश के टुकड़े होंगे उन लोगों के साथ खड़े होंगे, तो शायद इस बात को पूरे देश का और मध्य प्रदेश का और राजगढ़ का मतदाता भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। और ये कोई एक नई बात नहीं है, ये शुरू से दिग्विजय सिंह ऐसा ही करते रहे। तो मेरा ये मानना है कि हमारे लिए दिग्विजय सिंह कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हम 3.5 लाख, 4.5 लाख वोटों से जीते थे और इस बार हम कम से कम 6 लाख वोटों से जीत करके आएंगे। पूरे राजगढ़ की 5 सीटें जिले की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, रिकॉर्ड बनाया है। सारे वहाँ के विधायक, वहाँ के प्रतिनिधि इस चुनाव में लगे हैं और ये उनके करियर की, जिसे कहना चाहिए कि राजनीतिक जीवन की, मेरे ख्याल से अंतिम लड़ाई होगी जो वो शायद लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सहानुभूति मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं हूँ, आखिरी चुनाव है, ये सब वो चीज़ें। लेकिन अब आखिरी हो या जो मर्जी हो, राजगढ़ की जनता ने मन बनाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को शानदार तरीके से जीतेगी। आप हमारे साथ हैं और मध्य प्रदेश में हैं और हाल ही में दिल्ली में घटनाक्रम घट रहा है जो अरविंद केजरीवाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की लोकसभा सीट पर कोई फ़र्क पड़े? कोई फ़र्क नहीं। दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें हम जीतेंगे। देखिए कि ये अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, ये वास्तव में इस देश में जिस प्रकार की दोहरे चरित्र की और डबल कैरेक्टर की, यू टर्न की और भोले भाले लोगों को ऐसे सपने दिखा करके कि मान लो देश की ईमानदारी के मसीहा आप ही हैं, ये एक नैरेटिव अन्ना के आंदोलन से पैदा हुआ था। तो जो अन्ना का ही नहीं हुआ, जो जन लोकपाल का नहीं हुआ, जो अपने कसम खाने के लिए अपने बच्चों का नहीं हुआ, तो वो जनता के सामने उनके जो भ्रष्टाचार हैं, अगर वो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, अगर ऐसा था तो उनके मंत्री सालों से जेल में हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनके सांसद जेल में हैं। तो इस देश में कोर्ट तो निष्पक्ष है ना, कोर्ट ने भी तो कुछ देखा ही होगा। अगर आपको रिमांड दी गई तो रिमांड कुछ तथ्यों के आधार पर दी गई होगी। और अभी तो घोटाले और खोल रहे हैं, जल बोर्ड का घोटाला है, तमाम घोटाले ऐसे हैं, ये पूरी तरह से नीचे से लेके ऊपर तक करप्ट और महाभ्रष्टाचारी, ऐतिहासिक भ्रष्टाचारी व्यक्ति अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उन्होंने दिल्ली में किया है, वो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा।
और उनका जो पूरा एक दोहरा चरित्र है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने जनता के पैसे से मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सुविधाएं नहीं लूँगा, 55 करोड़ का राजमहल अपना उन्होंने घर में, जिसमें 10-10 लाख के टॉयलेट सीट लगाई हुई हैं, करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी की चरित्र है। गाड़ियों का काफिला, आप एक वैगनार में चलते थे, आपका जो चरित्र था जानबूझ करके एक बटन ऊपर नीचे लगा बंद करना, नीचे लगाना। उनके समय के हमें अभी एमएलए मिलते हैं, वो बात करते हैं जब छोड़ करके आए हैं, तो ऐसा हमने टोक दिया उनको, बोले "ए, जितना काम है उतना देखा करो"। जी, अभी सुना मैंने उनका। सुना ना, जितना है उतना करो। चप्पल पहनना, शर्ट बदल के आ जाना, शर्ट बदल के आ जाना, ऐसे कर देना, बुना हुआ स्वेटर पहनना, ये एक पूरा का पूरा एक प्रपंच जो जिसको आम जनता को दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे में से हूँ, मैं तुम्हारी तरह खाता हूँ, पहनता हूँ, लेकिन वो एक केजरीवाल है और वास्तव में वो भ्रष्टाचारी अलग केजरीवाल है जो आकंठ ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और दिल्ली की जनता भी, केवल 7 सीटें तो हम जीतेंगे इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, आने वाले 25 के चुनाव में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और एक और चीज़ देखिए, यानी आप विसंगतियां देखिए कैसी, यानी वो कांग्रेस, जिस कांग्रेस के 300 पन्ने दिखा करके केजरीवाल ने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को लेकर, पूरे कांग्रेस सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार को लेकर, राहुल गांधी की भ्रष्टाचार को लेकर जो कांग्रेस के विचार के प्रति लड़ा, कांग्रेस के वोट बैंक को खा गया, और वही दोनों मिलकर के चुनाव में, जिसने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं चुनाव साथ में नहीं लड़ूंगा, सरकार नहीं, तो वो जो कहा उस हर चीज़ का एकदम 100% विपरीत एक चरित्र केजरीवाल का आचरण में, केजरीवाल के व्यवहार में, केजरीवाल की राजनीति में, केजरीवाल के संबंधों में और केजरीवाल की सरकार में बिल्कुल विपरीत। देशद्रोहियों के साथ खड़ा होना। राम मंदिर के बारे में क्या कहा था केजरीवाल ने, यहाँ तो अस्पताल बनाना चाहिए, और अब कह रहे हैं कि मेरी सरकार राम राज्य की तरह से चल रही है। तो पूरी तरीके से एक नौटंकी नाटक का पर्याय केजरीवाल हैं, और इसलिए अब दिल्ली की जनता और न्यायालय से उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। एक आखिरी सवाल सर, कमलनाथ के करीबी आ रहे हैं, क्या कमलनाथ और नकुलनाथ भी भविष्य में बीजेपी में देखे जा सकते हैं? नहीं, भविष्य के गर्त में क्या है ये तो हमारे को कुछ नहीं पता, ये तो हमको भविष्य वर्ता तो है नहीं, भविष्यवेत्ता तो हम है नहीं, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आज देश की स्थिति है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जब से हूँ, अभी आप देखिए कि 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है, लाखों कार्यकर्ता, ज़मीनी स्तर के बूथ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, और एक पूरा का पूरा सैलाब है कार्यकर्ताओं का। और ये सैलाब किसी इस कारण से नहीं है, ये सैलाब है मोदी जी की नीतियों के कारण से, ये सैलाब है देश की आत्मनिर्भरता के कारण, ये सैलाब है देश में डिसाइसिव नेतृत्व के कारण, ये सैलाब है मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो बराबरी का नारा दिया है उसके कारण, और ये सैलाब है डबल इंजन की सरकार। क्या किसी ने सोचा था कि मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी? तो ये जो लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार का वास्तव में जनता को समर्पित जो नीतियां हैं, जन जन को समर्पित जो सरकारें हैं, और अंत्योदय का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसको लेकर के जो काम चल रहे हैं, उसके कारण से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 370, जो हमारा एक सैद्धांतिक विषय है, बहुत इमोशनल विषय है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के लिए पहला राजनीतिक बलिदान अपना किया था, वो एक 370 हमारे पास एक बड़ा एक समर्पण है, जिस समर्पण को पूरे देश के कार्यकर्ता पूर्ति करने में लगे हैं, और फिर एक बार मोदी सरकार निश्चित रूप से तय है। जी, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो साफ तौर पर सतीश उपाध्याय जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतकर मोदी जी को समर्पित करेगी, उसी को लेकर लगातार वो तैयारियां भी कर रहे हैं।
हमारे एक खास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।